इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही हाई यील्ड टॉपिक को डिकोड किया जाएगा, द हाइडेटेड सिस्ट। एक पल के लिए सोचिए, एक डॉग, एक शीप और एक ऐसा सिस्ट जो इंसान के शरीर के अंदर बिल्कुल खामोशी से दशकों तक बढ़ता रहता है। इनके बीच आपस में क्या कनेक्शन है? आज इसी मेडिकल मिस्ट्री को हम मिलकर सॉल्व करेंगे ताकि इस जटिल क्लिनिकल सफर पर पूरी महारत हासिल की जा सके। तो चलिए सीधे डाइव इन करते हैं। इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हमारे पहले सेक्शन से पैरासाइट का खतरा, अडल्ट वर्म बनाम लार्वल सिस्ट। यहाँ एक बहुत ही हैरान कर देने वाला कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ हमारे पास अडल्ट टेपवर्म है जो मुश्किल से कुछ मिलीमीटर लंबा होता है और एक डॉग के गट में बिल्कुल हार्मलेसली पड़ा रहता है। लेकिन दूसरी तरफ लार्वल सिस्ट, ये एक मैसिव साइलेंट किलर की तरह है जो इंसान के अंदर दशकों तक बढ़ता रहता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंसानों में होने वाली सिवियर क्लिनिकल डिजीज इस लार्वल सिस्ट स्टेज की वजह से होती है, ना कि अडल्ट वर्म से। सोचिए, इतना छोटा पैरासाइट इतनी बड़ी फिजियोलॉजिकल समस्या कैसे खड़ी कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जहां हम होस्ट्स और ट्रांसमिशन पाथवेज की मैपिंग करेंगे। इस पैरासाइट की सटीक ट्रांसमिशन साइकिल आखिर काम कैसे करती है? यहाँ होस्ट्स 2 अलग अलग रास्तों में बंटे हुए हैं। नेचुरल साइकिल की शुरुआत डॉग से होती है। इसे याद रखने की एक सिंपल ट्रिक है। डॉग डिफाइंस, यानी डॉग ही डिफिनिटिव होस्ट है जहां अडल्ट वर्म रहता है। इसके बाद इंटरमीडिएट होस्ट आता है जो आमतौर पर शीप होती है। और इंसानों के लिए एक काफी कड़वा लेकिन सटीक मेमोनिक है, मैन इज अ मिस्टेक। इंसान गलती से पैरासाइट के अंडे इंजेस्ट कर लेते हैं और इस साइकिल में एंटर हो जाते हैं। इसीलिए इंसान एक्सीडेंटल होस्ट कहलाते हैं। अब क्योंकि डॉग्स इन्फेक्टेड इंसानी ऑर्गन्स नहीं खाते, इंसानों के साथ ये ट्रांसमिशन एक डेड एंड पाथ बन जाता है। नेक्स्ट है सेक्शन 3, सिस्ट की एनाटॉमी। आइए पीप लेयर्स को समझते हैं। ट्रांसमिशन के बाद आइए सीधे सिस्ट की एनाटॉमी के अंदर चलते हैं। पीईपी मेमोनिक का इस्तेमाल करके इस लेयर सिस्टम को बाहर से अंदर की तरफ समझना बहुत आसान हो जाता है। पी से है पेरिसिस्ट, ये सबसे बाहरी परत है। और ध्यान दें, ये पैरासाइट की नहीं बल्कि इंसानी शरीर के फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है जो इस हमलावर को रोकने का प्रयास करती है। इसके ठीक अंदर एक्टोसिस्ट और एंडोसिस्ट आते हैं और ये दोनों लेयर्स खुद पैरासाइट की होती हैं। अब यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट को समझते हैं। सबसे अंदर वाली लेयर यानी एंडोसिस्ट एक एक्चुअल डेंजर जोन है। ये इनर जर्मिनल लेयर एक ऐसी खतरनाक फैक्ट्री की तरह काम करती है जो कभी बंद नहीं होती। ये लगातार नए बेबी पैरासाइट्स प्रोड्यूस करती है और साथ ही एक टॉक्सिक, हाईली एंटीजेनिक फ्लूइड से भरी रहती है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि शुरुआत में धीरे धीरे बढ़ने वाला ये सिस्ट अचानक एक लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल तबाही में कैसे बदल जाता है? यहाँ 2 अलग अलग सिचुएशंस सामने आती हैं। पहली प्रॉब्लम है मैस इफेक्ट। सिस्ट एक गुब्बारे की तरह दशकों तक फूलता रहता है और धीरे धीरे लिवर, लंग्स या ब्रेन जैसे वाइटल ऑर्गन्स को कुचलने लगता है। लेकिन दूसरा सिनेरियो, वो एक इंस्टेंट डिजास्टर है। अगर बाय चांस ये सिस्ट बर्स्ट हो जाए यानी फट जाए, तो वो सारा टॉक्सिक एंटीजेनिक फ्लूइड सीधे पूरे शरीर में स्पिल हो जाता है। इसका रिजल्ट होता है एक भयंकर सिस्टेमिक एलर्जिक रिएक्शन, जिसे हम एनाफिलेक्टिक शॉक के नाम से जानते हैं। इसके साथ हम आते हैं सेक्शन 4 पर, डायग्नोसिस। आखिर इस छिपे हुए दुश्मन को पहचाने कैसे? इस टिकिंग टाइम बॉम्ब को देखते हुए क्लिनिकल इमेजिंग का चुनाव बिल्कुल सटीक होना चाहिए। यहाँ अल्ट्रासाउंड हमारी नंबर 1 चॉइस है। हम एक्टिव C3 सिस्ट्स में वाटर लिली साइन ढूंढते हैं, जहां अंदर की टूटी हुई परतें फ्लूइड में ठीक एक पानी की लिली की तरह तैरती नजर आती हैं। दूसरी तरफ अगर CT स्कैन में एक मोटी सफेद रिंग दिखे, तो समझ लीजिए वो कैल्सिफिकेशन है। यह शरीर की एक विक्ट्री वॉल है जो ये बताती है कि सिस्ट अब इनएक्टिव और डेड हो चुका है, जिसे C5 सिस्ट कहा जाता है। वैसे डायग्नोसिस की हिस्ट्री का एक काफी बड़ा ब्लंडर भी यहाँ मेंशन करना बनता है, द कैसोनी टेस्ट। पहले टॉक्सिक हाइड्रेटेड फ्लूइड को स्किन में इंजेक्ट किया जाता था, जिससे उसी एनाफिलैक्सिस का सीधा खतरा पैदा हो जाता था जिससे हम बचने की कोशिश कर रहे हैं। थैंकफुली ये टेस्ट अब पूरी तरह से ऑब्सोलीट हो चुका है। नेवर यूज इट। अब मूव करते हैं सेक्शन 5 की तरफ, मेडिकल ट्रीटमेंट्स, जहां हम पेयर प्रोसीजर और फार्माकोथेरेपी डिस्कस करेंगे। डायग्नोसिस कंफर्म होने के बाद मेडिकल मैनेजमेंट में ट्रीटमेंट का सबसे शानदार मिनिमली इन्वेसिव तरीका है पेयर प्रोसीजर।
ये एक्रोनिम अपने आप में एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड है। पहला स्टेप P, सिस्ट को पंक्चर करना। दूसरा A, फ्लूइड को एस्पिरेट करना यानी बाहर निकालना। तीसरा I, पैरासाइट्स को मारने के लिए एक स्पेशलाइज्ड किलिंग एजेंट को इंजेक्ट करना। और चौथा R, उन सारे कंटेंट्स को वापस रीएस्पिरेट कर लेना। बिना मेजर सर्जरी के मरीज को हैंडल करने का ये एक बेहद स्मार्ट तरीका है। लेकिन सिर्फ प्रोसीजर काफ़ी नहीं होता। यहाँ एल्बेंडाजोल एक गेम चेंजर बल्कि एक इसेंशियल फार्माकोलॉजिकल थेरेपी है। पैर प्रोसीजर या किसी भी सर्जरी से पहले और बाद में एल्बेंडाजोल देना अनिवार्य है ताकि शरीर में बचे हुए किसी भी पैरासाइट को पूरी तरह खत्म किया जा सके और इन्फेक्शन दोबारा ना हो। और अब आखिर में सेक्शन 6, बचाव और मुख्य बातें। ट्रांसमिशन चेन को तोड़ना। पब्लिक हेल्थ स्ट्रैटेजी का मुख्य लक्ष्य है इस ट्रांसमिशन चेन को सीधे सोर्स पर ही तोड़ देना। इस बचाव चक्र को डॉग्स मेमोनिक के साथ बहुत ही आसानी से याद रखा जा सकता है। D से है डॉग्स की डीवॉर्मिंग, O से ऑब्जर्विंग पर्सनल हाइजीन जैसे हाथ धोना, G से गार्डिंग शीप ताकि वे इन्फेक्टेड मल के संपर्क में ना आए, और S से स्ट्रे डॉग पॉपुलेशंस को रोकना। ये स्ट्रैटेजी सीधे डेफिनेटिव होस्ट को टारगेट करती है, जिससे पैरासाइट का पूरा सफर वहीं रुक जाता है। ऑलराइट, तो अब तक जो कुछ भी कवर किया गया है उसे एक बहुत ही हाई यील्ड क्लिनिकल रिव्यू में समेट लेते हैं। अगर ये 5 बातें याद हैं तो समझिए कॉन्सेप्ट क्लियर है। पहला, बीमारी लार्वल सिस्ट के कारण होती है। दूसरा, इंसान एक्सीडेंटल डेड एंड होस्ट हैं। तीसरा, सिस्ट की एनाटॉमी में सबसे खतरनाक लेयर इनर एंडोसिस्ट है। चौथा, डायग्नोसिस के लिए अल्ट्रासाउंड पर वाटर लिली साइन सबसे प्रमुख फाइंडिंग है। और पांचवां, इसके इलाज के लिए मुख्य रूप से PAR प्रोसीजर और एल्बेंडाजोल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही हाइडाइटेड सिस्ट की इस पूरी क्लिनिकल जर्नी को हमने सफलतापूर्वक डिकोड कर लिया है। लेकिन माइक्रोस्कोपिक दुनिया बहुत विशाल और रहस्यों से भरी हुई है। तो इस खतरनाक पैरासाइट को मास्टर करने के बाद अगली बार किस ट्रिकी पैरासिटिक लाइफ साइकिल को डिकोड किया जाए, इस बारे में जरूर सोचिए। आगे सीखते रहने के लिए इस एक्सप्लेनर से जुड़े रहें और अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मेडिकल कॉन्सेप्ट के साथ।